Hello students, myself Dr. Naveen Kumar, Associate Professor of Commerce from Government National College सिरसा। लर्न टैली की लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग इन टैली डॉट ई आर पी 9 के सेकंड पार्ट की। जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिपोर्ट जो है बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। Understanding this need, Tally.ERP9 provides many insightful reports. इस जरूरत को समझते हुए Tally.ERP9 ने आपको बहुत सी रिपोर्ट फैसिलिटीज दी हैं। Tally के प्लेटफॉर्म पे बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली बन जाती हैं और जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। Reports in Tally.ERP9 is designed to suit all aspects of accounting, management, inventory management and statutory. Tally.ERP9 आपको तकरीबन हर तरह की रिपोर्ट, चाहे वो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, चाहे वो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, चाहे जो हमारे लॉ है, स्टैट्यूटरी जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पे जो रिपोर्ट चाहिए, हर तरह की रिपोर्ट्स उस प्लेटफॉर्म पे हमें मिलती हैं। टैली में जो रिपोर्ट्स डिजाइन की जाती हैं, जो रिपोर्ट्स बनती हैं, उन रिपोर्ट्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशन या डिफरेंट कैटेगरी में हमने बांटा है, जिसमें सबसे पहले है फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आती है MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जिसमें बात करेंगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट की, रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट की, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इन टैली की। एंड आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स की। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, देन रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट एंड देन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इन टैली। तो पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए रिपोर्ट दैट शोज द इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो ऑफ कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसके फ्लो, इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो के बारे में हमें बताता है। इट शोज हाउ द कैश इज स्पेंट एंड फ्रॉम वेयर इट इज अर्न। कहां पर कैश हमने खर्च किया और कहां से कैश हमारे पास आया, ये इस स्टेटमेंट में हमें पता चलता है। टैली हैज दिस मेड फॉर यू। टैली ने इसे आपको बना के दिया है। यू डू नॉट हैव टू स्पेंड टाइम क्रिएटिंग दिस रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट को क्रिएट करने पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करना। जस्ट एक क्लिक अवे, एक क्लिक करते ही आपको ये रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। दिस रिपोर्ट मेक्स it easy for business owners to understand the cash flow situation for a specific period and helps to make decisions. बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए कैश फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना कैश फ्लो रहा, उस सिचुएशन को समझने और आगे के लिए डिसीजन लेने में हेल्प करती है ये रिपोर्ट। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट concentrate on the transactions that have a direct impact on cash. कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिनका डायरेक्टली कैश पे इंपैक्ट होता है। इट डील्स विद द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। दो डिफरेंट बैलेंस शीट डेट, दो डिफरेंट डेट्स जिनमें हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, उन बैलेंस शीट्स की डेट के बीच में जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से डील किया जाता है। दैट इज इट एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन कैश पोजीशन बिटवीन टू पीरियड। इट मींस जो कैश पोजीशन में चेंज आई है, कैश घट गया है या बढ़ गया है, किन कारणों से घटा, किन कारणों से बढ़ा, उस पर्टिकुलर पीरियड में, उन पर्टिकुलर दो डेट्स के अंदर। हेयर द टर्म कैश, यहां पर कैश की टर्म का मतलब क्या है? हेयर द टर्म कैश स्टैंड्स फॉर कैश एंड बैंक बैलेंसेस। वी कैन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक वर्ड होता है। कैश या कैश जैसी समझे जाने वाली चीजें, जितने भी हमारे बैंक बैलेंसेस है या कैश है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उनको यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिया जाता है। थ्योरेटिकली अगर बात करें तो वर्ड आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इस बात को समझते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वहां पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी वर्ड्स भी बीच में आ जाता है। बट यहां पर टैली में हम कैश और बैंक बैलेंसेस से ही पेमेंट करते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंसेस को लिया गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को यहां नहीं लिया गया है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट। अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट
कुछ नई स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट की एक स्टेटमेंट है कि कहां से कितने कितने पैसे रिसीव किए और कहां पे कितने कितनी पेमेंट की गई है। कैश बुक से अलग होता है, ठीक है, कैश बुक से थोड़ा अलग होता है ये। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बिजनेसेस सच एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेयर रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट्स नीड टू बी जनरेटेड। उन ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उनको रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट चाहिए होती है। रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट जो होती है वो कैश बुक से अलग होती है, बिकॉज कैश बुक में तो डेली ट्रांजेक्शन्स आती है, यहां पर समरी आती है कि पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड में टोटल हमने किसी पर्टिकुलर आइटम पे कितने पैसे खर्च किए और कितने पैसे कहां से आए, उनकी समरी आती है ये। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली.ईआरपी में कैसे क्रिएट की जा सकती है, कैसे देखी जा सकती है, उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, देन डिस्प्ले में जाते हैं और कैश ऑब्लिक फंड फ्लो पे हम उसको क्लिक करते हैं, तो हमें कैश फ्लो को चूज करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ऐसी यहाँ पे स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है वो स्क्रीन में हमें दिखती है। देखिए मंथली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कैश मूवमेंट क्या है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है और नेट फ्लो क्या है, ठीक है, ये यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम दो कंपैरेटिव डेट्स, अलग अलग डेट्स को या क्वार्टरली भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम क्वार्टरली क्रिएट कर सकते हैं, वैसे यहां भी हम ऑटो कॉलम पे जाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट सेलेक्ट द ऑप्शन ऑटो कॉलम फ्रॉम द बटन बार। नाउ यू कैन सेलेक्ट मंथली, क्वार्टरली, वीकली, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यहां वो ऑप्शन हमें मिलती है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद बात करते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की। ए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज ए रिपोर्ट व्हिच एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ फंड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस की मूवमेंट के बारे में बताता था कि कहां से कितना कितना कैश आया, कहां पे कितना कितना कैश गया। यहां पर कैश नहीं है, थोड़ा सा एरिया जो है वो ब्रॉड कर दिया गया है, वर्ड आ गया है फंड्स, और फंड्स का मतलब है वर्किंग कैपिटल। फंड्स का मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स, लोन वगैरह नहीं है यहाँ। फंड्स का यहां मतलब है वर्किंग कैपिटल। थोड़ा सा कैश फ्लो का दायरा बढ़ा दिया गया है। यहां पर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में अगर कोई मूवमेंट होती है, उनके जरिए कोई मूवमेंट होती है, तो वो फंड बन जाता है। तो सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दो पार्ट रहते हैं इस स्टेटमेंट में। इट डिस्क्राइब्स द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल फंड वर डिराइव्ड। ये आपको बताता है सोर्सेज जो है कि कहां कहां से आपने फंड जो है वो रेज किए हैं, कहां कहां से आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो आई है, एंड फॉर विच दीज फंड्स आर यूज्ड, और इन फंड्स को, इस वर्किंग कैपिटल को आपने कहां पे यूज किया है। द ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल आर सोर्स ऑफ फंड्स एंड द ट्रांजैक्शन विच डिक्रीज द वर्किंग कैपिटल आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। The funds flow report in tally.erp9 provides details on the sources of funds and their net flow status on a monthly basis। शुरुआत में मंथली बेसिस बताता है, फिर आप चाहे तो आप उसको पीरियड को चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। नाउ फंड फ्लो स्टेटमेंट देखने के लिए क्या करते हैं, गो टू द गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले, देन कैश ऑब्लिक फंड फ्लो एंड देन चूज फंड फ्लो। तो फंड फ्लो भी कैश फ्लो की तरह ही, जैसे कैश फ्लो में आया था अप्रैल, मई, मंथ, जून कितने कितने हमारा कैश का फ्लो हुआ था, वैसे ही यहाँ पर फंड फ्लो में वर्किंग कैपिटल के फ्लो के बारे में बताता है कि अप्रैल में कितनी वर्किंग कैपिटल ओपनिंग थी, कितनी क्लोजिंग थी और कितना फंड्स का वहां पर फ्लो रहा, कितना वो डिफरेंस रहा, जिसको नेट फ्लो कह सकते हैं। तो नीचे आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाया हुआ है। तो ये हमारी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट इन tally.erp9। अब रेशियो एनालिसिस इज ए पावरफुल टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। हमें परसेंटेज में, रेशियोज में बात करने की आदत होती है। अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट इसमें हमें हेल्प करती है। ए मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ रेशियोज ओनली। हम फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि हमने 5 लाख रुपए कहीं खर्च कर दिए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमने 40% ऑफ आवर बजट हमने वहां खर्च कर दिया, तो हाँ पता चलता है कि 100% में से 40% यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो रेशियो जो है, परसेंटेज जो है, वो ज्यादा मीनिंगफुल या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए या रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेशियोज आर ए सेट ऑफ फिगर्स कंपेयर्ड विद अनदर सेट, और रेशियोज ही, ये परसेंटेजेस ही हमें हेल्प करती हैं कंपैरिजन करने में। अगर हम कहें कि पिछले साल हमने 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, इस साल हमने 45 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो लगा कि 5 लाख का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। बट अगर देखें कि पिछली बार 40 लाख का प्रॉफिट कमाया था 1 करोड़ की सेल पे, 1 करोड़ की सेल थी और 40 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था,
इस बार हमारी 2 करोड़ की सेल थी और हमने 45 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। वैसे तो 40 से 45 हो गया प्रॉफिट, बट अगर रेशियोज में बात करें, परसेंटेजेस में बात करें, तो ऊपर 40 लाख रुपए प्रॉफिट यानी कि 40% प्रॉफिट कमाया था। 2 करोड़ की सेल के ऊपर 45 लाख रुपए प्रॉफिट, ये तो 22.5% है, कम हो गया है। तो रेशियोज या परसेंटेजेस हमें बताती हैं, कंपैरिजन में हमें हेल्प करती हैं कि हम कहां मूव कर रहे हैं। ठीक है, द कंपैरिजन गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस यूनिट। देयर आर नंबर ऑफ रेशियोज which can be computed from the single set of financial statement. The ratios to be computed depend upon the purpose for which the ratios are required. A single ratio may sometimes give some information, but to make comprehensive analysis a set of interrelated ratios are required. सिर्फ एक रेशियो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो हमें हेल्पफुल हो पाती है, बट अगर हम कोई डिटेल में कंप्रीहेंसिव एनालिसिस कर रहे हैं, कोई डिटेल में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें मल्टीपल रेशियो चाहिए होती है किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचने के लिए। तो टैली जो है वो हमें एक काफी सारी रेशियोज की एक रिपोर्ट बना के देती है जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अभी हम उसकी बात करते हैं। नाउ गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और रेशियो एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपके सामने आएगी। देखिए, वर्किंग कैपिटल, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, बैंक ऑडी, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टॉक इन हैंड, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि हमारा प्रॉफिट। ठीक है, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे हमारी रेशियोज है वो निकाली जाती हैं, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर क्या है, वो निकाली गई है सेल्स अकाउंटेड को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करके। ऐसे इन्वेंट्री टर्नओवर, सेल्स जितनी की गई उसको क्लोजिंग स्टॉक से डिवाइड करके। करंट रेशियो निकाली गई, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके। क्विक रेशियो निकाली गई, करंट एसेट में से स्टॉक इन हैंड को निकालकर यानी कि क्विक एसेट्स को लेकर, लिक्विड एसेट को लेकर करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया गया। देन डेट इक्विटी रेशियो निकाली गई, जो हमारे डेट है उसको हम इक्विटी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल परसेंटेज, ये कुछ हमारी की रेशियोज हैं जो हमें टैली जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। नाउ बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स इन tally.erp9। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का मतलब है कि कितने कितने पैसे हमने लोगों से अभी लेने हैं, कितने पैसे हमने लोगों को देने हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को बोलते हैं। रिसीवेबल का मतलब पैसे मिलेंगे और पेबल्स का मतलब कितनी पेमेंट हमने देनी है। तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग मेन्यू है वो गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, देन डिस्प्ले मेन्यू में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, देन आउटस्टैंडिंग का एक मेन्यू हमारे सामने आता है जो यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें रिसीवेबल, पेएबल, लेजर एंड ग्रुप, ये देखिए, और देन क्विट। तो यहां पर रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, पेएबल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, लेजर्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एंड ग्रुप्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, ये 4 तरह की रिपोर्ट्स हमें यहां देखने को मिलती हैं। पहले हम रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की बात करते हैं। रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में क्या है कि बिल वाइज, एक रिसीवेबल्स का मतलब बिल, यहाँ पे तो बिल रिसीवेबल, ये तो ऊपर लिखा भी हुआ है बिल्स आउटस्टैंडिंग के साथ, ये बिल्स रिसीवेबल, जितनी भी आपने सेल की हैं और वो अगर कैश में नहीं हुई है, उधार में की है, क्रेडिट में की है, तो किससे कितने कितने पैसे जो है आपने लेने हैं, बिल वाइज आपको डिटेल मिलती है। कस्टमर बी, कस्टमर सी, ये देखिए कस्टमर सी से कितने, ये यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमर सी से ये सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, ये उनकी पेंडिंग अमाउंट है, किस तारीख को ड्यू था वो है, और फाइनल बैलेंस उनका क्या है यहाँ पर वो दिखाया जाता है। तो ये हमें एक रिपोर्ट मिलती है कि कितने बिल हमारे पेंडिंग पड़े हैं। जैसे अब हम आम लैंग्वेज में अगर बात करें, दुकानदारी की लैंग्वेज में उग्राही जिसे बोलते हैं कि कितने लोगों से आपने पैसे लेने हैं, वो एक लिस्ट आपको, वो एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर बनी बनाई मिलती है। देन इसी तरह से पेएबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, आपने जो माल उधार खरीद रखा है उनको पेमेंट कब कब करनी है और कितनी पेमेंट करनी है, वो लिस्ट भी आपको यहां पर अवेलेबल है बिल वाइज। बिल वाइज रिसीवेबल जो हमने सेल की थी, जो हमने परचेज की है, वो बिल वाइज रिपोर्ट, किसको आपने कितने कितने पैसे देने और क्या उनकी ड्यू डेट आपने उनको मार्क कर रखी है कि कब आपने पैसे देने हैं, वो रिपोर्ट आपको यहाँ पेएबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के रूप में टैली में मिलती है। देन लेजर आउटस्टैंडिंग, ये जो पहले हमने रिपोर्ट देखी सेल्स की, वो बिल वाइज, वो तो थी बिल वाइज। यहां पर क्या कि कस्टमर वाइज, पर्टिकुलर डेट वाइज कह सकते हो आप। जैसे कस्टमर ए को हमने चूज कर लिया, ठीक है, कस्टमर ए के इतने बिल पेंडिंग, कस्टमर बी चूज कर लिया, बी चूज कर लिया, बी में कितने पेंडिंग है, ये आपको लेजर वाइज दिखाएगा। मतलब जो हमारे डेटर्स हैं जिन्होंने हमसे माल खरीद रखा है, जो हमारे कस्टमर है, उसके वाइज दिखाएगा किस कस्टमर से कब कब कितने कितने रुपए आपने लेने हैं। ये लेजर की रिपोर्ट आ गई, आउटस्टैंडिंग लेजर। इसी तरह से
ग्रुप, पूरा ग्रुप आ जाता है। ठीक है, आपने सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज कर लिया, तो उस ग्रुप में किससे कितने कितने रुपए लेने हैं, ये उस पर्टिकुलर कस्टमर्स के नाम आ गए कि किससे आपने कितने कितने रुपए लेने हैं, और ये देने हैं अगर किसी को तो वो भी है क्रेडिट। जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं उनसे आपने पैसे लेने हैं, जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको आपने पैसे देने हैं। ये अब हम टैली में चल के इसका प्रैक्टिकल सेक्शन करके देखते हैं कि ये सब रिपोर्ट्स कैसे टैली में बनती हैं और कैसे देखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स की, टैली में हम रिपोर्ट्स को कैसे देख सकते हैं। तो टैली में कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जिसको हमने MIS कैटेगरी में रखा है, उन रिपोर्ट्स को देखने के लिए कहाँ जाएंगे? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में यहाँ नीचे देखिए डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। इस डिस्प्ले पे आके हम क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे। डिस्प्ले पे एंटर करने के बाद ये देखिए नीचे यहाँ पर हमें कैश फ्लो ऑब्लिक फंड फ्लो, कैश फ्लो ऑब्लिक फंड फ्लो, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कैश फ्लो और फिर ऑप्शन है फंड फ्लो। पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो की। तो जैसे ही कैश फ्लो पे हम एंटर करते हैं तो ये कैश फ्लो हमें बना के दिखा देता है। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में नवीन एंड कंपनी के अंदर सिर्फ अप्रैल की एंट्रीज की गई हैं, तो यहाँ पर सिर्फ अप्रैल में आपको कैश फ्लो दिखा रहा है कि कितना कैश का इनफ्लो रहा है अप्रैल में और कितना कैश का आउटफ्लो रहा है, और नेट फ्लो क्या था। 2,20,000 रुपए कैश का इनफ्लो था, 30,000 रुपए कैश का आउटफ्लो था, यानी कि नेट हमारे पास इनफ्लो है 1,90,000 रुपए का अप्रैल के मंथ में। आप चाहो तो यहाँ एंटर करके इसकी डिटेल भी देख सकते हो। ये देखिए कैपिटल अकाउंट में पैसे आए हैं 2,20,000, ये इनफ्लो है, दैट इज इनफ्लो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल से हमारे पास कितने रुपए आए हैं? 2,20,000। और आउटफ्लो क्या है? फिक्स एसेट 30,000 रुपए की हमने परचेज की है, ये हमारा आउटफ्लो है। और 1,90,000 रुपए हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस। तो ये हमारी कैश फ्लो थी। ठीक है, इस कैश फ्लो को हम क्वार्टरली भी देख सकते हैं। अगर पूरे ईयर की यहाँ पर हमने एंट्रियां की हो, पूरे ईयर की एंट्री कर रखी हो, तो इसको हम क्वार्टरली भी देख सकते हैं। क्वार्टरली देखने के लिए क्या करेंगे, या वीकली या फोर्टनाइटली, मंथली, जैसा भी देखना चाहें, उसके लिए यहाँ हम राइट हैंड साइड पे देखिए ये जो हमारा बटन बार है, इसमें ये बटन है ऑटो कॉलम। ये चीज हमें ट्रायल बैलेंस में भी मिली थी, ये चीज हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी थी, बैलेंस शीट में भी थी। ऑटो कॉलम कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो ऑटो कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे पास देखो आई है, इसमें से हम चूज कर लेते हैं जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ क्वार्टरली चूज किया, ठीक है, जैसे ही क्वार्टरली को चूज किया और एंटर किया, ठीक है, एंटर, देन देखिए ये देखिए क्वार्टरली हमारे पास ऑप्शन आ गई है। देखो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर एंड मोर, और ये आगे चला जाता है। नेक्स्ट ये देखिए ये आ गया 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2022। तो ये हमारे पास क्वार्टरली बन जाते हैं। 4 हिस्से बन गए साल के। एंट्रियां पूरी हमने नहीं थी इसमें, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पर कंप्लीट आता। ठीक है, अगर ये पूरे साल की एंट्रियां इस कंपनी में हमने की होती तो। अब वापिस चलते हैं, दूसरा देखते हैं फंड्स फ्लो। कैश फ्लो से नीचे ये देखिए, कैश फ्लो से नीचे हमारे पास ऑप्शन है फंड्स फ्लो की। इस पे हम एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये फंड्स का फ्लो बना देता है। वहां पर कैश का फ्लो था, कैश और बैंक से जो चीजें थी, यहां पर है वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होती है। वर्किंग, उसका दायरा थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, शुरुआत में कोई वर्किंग कैपिटल नहीं थी हमारे पास, बिकॉज हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, नई कंपनी क्रिएट की थी। ठीक है, तो क्लोजिंग हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 1,40,400 रुपए की। इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या है कि 2,20,000 रुपए तो आए थे। ठीक है, फिक्स एसेट हमने 25,000 जो हमने किसके अगेंस्ट खरीदी है? वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट खरीदी है, उधार वगैरह की बात नहीं, वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट खरीदी है। देन नेट लॉस है हमारे पास 54,600 रुपए का। तो ये हमारी फंड्स फ्लो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं सोर्सेज, राइट हैंड साइड पे होते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस। ठीक है, कहाँ कहाँ ये देखिए, यहाँ पर हम क्वार्टर कॉलम में क्लिक करते हैं, ये देखिए, और ये क्वार्टरली पे किया, एंटर एंटर, यहाँ पर हमारी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्वार्टरली क्रिएट हो गई है। कैश फ्लो और फंड फ्लो के बाद हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। तो हमारा जो मेन गेटवे ऑफ टैली है उसी में हमें रेशियो एनालिसिस क्या मिलता है। तो ये रेशियो एनालिसिस, ये देखिए रिपोर्ट्स में रेशियो एनालिसिस, इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास स्क्रीन आ जाती है जिसमें हमारी जो कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की रेशियोज हैं वो कैलकुलेट करी हुई हैं। वर्किंग कैपिटल आ गई है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट के बैलेंसेस कितने हैं,
कोई ओडी ओवरड्राफ्ट ले रखा है वो कितना है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टॉक इन हैंड, नेट लॉस, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, करंट रेशियो क्या है 3.25:1 है, जो कि स्टैंडर्ड जो है हमारा डबल से ज्यादा होना चाहिए, डबल होना चाहिए कम से कम, ठीक है। क्विक रेशियो क्या है 1:1 होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो क्या है वो बताई हुई है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी रेशियोज हमें यहाँ निकाल के दिखाता है, सारी रेशियोज यहाँ निकाल के दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेशियो एनालिसिस भी यहाँ पर देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस के बाद हमने एमआईएस रिपोर्ट में बात की थी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की, उसके लिए हमें फिर वही डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में एंटर करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे एंटर या क्लिक करना है और फिर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे तो वही रिसीवेबल्स, पेएबल्स, लेजर, ग्रुप, ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीवेबल्स की। रिसीवेबल पे एंटर किया तो ये देखिए किस किस से हमने कितने कितने रुपए लेने हैं। बलराम कुमार एंड सन्स बिल वाइज 1001 नंबर बिल, 1001 नंबर बिल जो है 4200 रुपए का था, पेंडिंग पड़ा हुआ है, ड्यू डेट 1 अप्रैल, ठीक है। इसी तरह से 1 नंबर बिल 25,000 रुपए का था, पेंडिंग है। 701 नंबर बिल 8500 रुपए पेंडिंग है। 702 नंबर बिल 15,000 रुपए, दोनों अमित कुमार के थे, दो बिल है 701 और 702, ये पेंडिंग है, ये रिसीवेबल है। अब इनको हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर या राइट हैंड साइड पे डिटेल, जैसे डिटेल पे क्लिक करते हैं ये डिटेल बढ़ गई है। ये जो 4200 रुपए थे बिल था एक्चुअल में 5,000 रुपए का, 800 रुपए आ चुके हैं, और आ क्या चुके हैं, माल वापस कर दिया। ये सेल रिटर्न थी, देखो क्रेडिट नोट, 5,000 में से 800 रुपए घट गए, सिर्फ 4200 रुपए पेंडिंग है। ऐसे ही ये नीचे भी एक और बिल है, ये देखिए ये बिल 701 नंबर जो बिल है, 3 नंबर वोचर था ये हमारा, अमित कुमार को 10,000 रुपए की सेल की थी, उसमें से सेल रिटर्न होगी 1500 रुपए की, तो पेंडिंग कितने हुए, बाकी 8500 रुपए पेंडिंग हो गए इसमें, ये 8500। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो आप डिटेल में भी देख सकते हो और इसकी समरी भी देख सकते हो। देन बिल वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। इसको बिल वाइज पार्टी वाइज कर देते हैं तो देखिए एक एक पार्टी के कौन कौन से बिल पेंडिंग है। अमित कुमार का 8500 रुपए का एक बिल पेंडिंग है, 702 नंबर बिल 15,000 का पेंडिंग है। बलराम कुमार का एक ही बिल है 1,000 का, 4200 का पेंडिंग है। राम कुमार का एक ही बिल है 25,000 का पेंडिंग है। तो ये बिल वाइज डिटेल आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो किस पार्टी वाइज भी कर सकते हैं, बिल वाइज भी कर सकते हैं, कैसे ही हम आउटस्टैंडिंग की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। ये थे बिल रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, जो हमने पैसे लेने थे वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमारे पास थी। इसे वापस चलते हैं, देन पेएबल्स वाले पे आते हैं। ये देखिए नीचे पेएबल्स पे हमने कितने रुपए देने हैं। अब राम अकाउंट, ठीक है, राम को हमने पैसे देने हैं भाई 40,000 रुपए देने हैं, ठीक है। डिटेल देखनी है तो यहाँ डिटेल्ड कर देंगे। तो ये परचेज थी, एसी खरीदा था, 1 नंबर बिल 40,000 रुपए क्रेडिट, ठीक है, वापिस, ठीक है। तो ये पेएबल्स की थी। इसी तरह से अब लेजर्स पे आते हैं। लेजर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर एक एक पार्टी का, फर्म का नाम पूछेगा जो हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। आप उनको क्लिक कर सकते हैं एक एक करके। जैसे मैं यहाँ पर अमित कुमार को ही चूज कर लेता हूँ। अमित कुमार पे एंटर किया तो अमित कुमार के 2 बिल पेंडिंग है। इस लेजर में हमें कितने रुपए, ये टोटल 23,500 रुपए हमने इससे लेने हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरे को बलराम कुमार को चूज करते हैं तो बलराम कुमार से हमने 42, ये लेजर वाइज आता है, ठीक है। उस लेजर वाइज आ जाता है, किसी भी लेजर को हम चूज कर सकते हैं और अपने जो है आउटस्टैंडिंग की लिस्ट देख सकते हैं। अब लेजर के बाद बात आती है ग्रुप की। पूरे ग्रुप, सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर, पूरे ग्रुप में किससे कितने कितने रुपए लेने, इकट्ठी लिस्ट आ जाती है। ये एंटर किया, सबसे पहले हमने सन्ड्री डेटर को चूज करते हैं। सन्ड्री डेटर को चूज किया तो ये देखिए पेंडिंग की लिस्ट आ गई। अमित कुमार से कितने लेने हैं, बलराम कुमार एंड सन से कितने लेने हैं, राम कुमार एंड सन से कितने लेने हैं, सारे, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग की आ जाती है, कितने कितने रुपए हमने किसको देने हैं, कितने रुपए किसी से लेने हैं। इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर को चूज कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर में हमने देखिए रोहित कुमार को 23,000 रुपए देने हैं, श्यामलाल एंड सन्स को 39,300 रुपए देने हैं। तो ये भी हमारी आउटस्टैंडिंग की जो लिस्ट है वो ग्रुप वाइज जो है वो आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ ये एमआईएस रिपोर्ट जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हेल्प करती है, उस कैटेगरी में जो हमने रिपोर्ट डाली थी, चाहे वो कैश फ्लो है, फंड्स फ्लो है, देन रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट्स है, एंड देन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। और आउटस्टैंडिंग में 4 तरह के हैं, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, लेजर एंड ग्रुप, जो हमने इस लेक्चर में बात की। ओके, थैंक यू। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में एमआईएस रिपोर्ट्स के बारे में देखा कि कैसे Tally.ERP9 में ये एमआईएस रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।